Hello students, I welcome you all in this e-lecture on the topic Chemistry of Elements of First Transition Series. In the past lectures, we learnt about the general properties of these first transition series elements. Today, we are going to discuss the other properties. That is, in the previous lecture we learnt about the atomic radii, the trends in the changes in the ionic radii of the first transition series element. Now we come to the ionic radii. आयनिक रेडिया का भी वही होता है कि दे फॉलो द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियाई. आप स्क्रीन पे देखिए कि the radii of the ions having the same charge, they decrease with the increase in atomic number as we found in the case of atomic radii. ठीक है ना. तो आपको जो स्क्रीन पे वैल्यूज दिख रही हैं उससे पता लगता है कि आयनिक त्रिज्याओं के मान भी परमाणुक त्रिज्याओं के बाद ही परिवर्तित होते जाते हैं. नाउ वी कम टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक विभव. तो आपको पता है कि क्या आईपी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी. ये वह ऊर्जा होती है जो कि किसी भी तत्व के एक गैसीय परमाणुविक अवस्था में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक होती है. यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट to the infinite distance. So this is ionization energy. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ जितने प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ होगा उस तत्व का आयनिक विभव उतना ही अधिक होगा. ठीक है ना. तो एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो तत्वों के आकार में कमी होती जाती है. अब आकार के कम होने से इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट आ जाते हैं, तो नाभिक से उनको दूर ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है. ठीक है ना. तो जैसा कि आपको पता है कि ऑफ-बोर्न नियम क्या कहते हैं कि हमें पता है कि n-1d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ns कक्षक को पूर्ण करने के बाद ही हम एंटर कर पाते हैं. तो लेकिन जब इनका आयनाइन होता है, आयनाइजेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेंगे, आउटरमोस्ट ns ऑर्बिटल से निकलेंगे. बाद में परिस्थिति अनुसार वो डी ऑर्बिटल्स में से निकलते हैं. तो डी ऑर्बिटल के जो तत्व हैं उनके आईपी के मान जो हैं वो काफ़ी उच्च होते हैं और लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ते जाते हैं. ठीक है ना, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. नाउ अब आपको पता है कि जब हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में हमने व्हेन वी डिस्कस द लोकेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, हमें पता है कि जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे आर मोर सो देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है ना. तो D block elements, they do not form ionic compound so readily as in the case of alkali and alkali earth metal. S block के elements quite reactive होते हैं और वो आपको पता ही है कि जो है तीव्रता से आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं. Unlike S block elements, D block elements they form covalent compound as well. You have seen that. तो देखिए स्क्रीन पे जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ थर्ड सीरीज एलिमेंट्स दे इंक्रीज एज वी मूव अक्रॉस द सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऑल्दो this increase is not quite regular. The values of IP for first IP for scandium, titanium, vanadium and chromium, they are very close to each other. They differ very slightly. ठीक है ना. अब देखिए स्कैंडियम से जब हम जिंक तक जाते हैं तो मान तो बढ़ रहे हैं, फर्स्ट आयन आईपी की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादा इनके विशेष अंतर नहीं पाया जाता है ना. इसका कारण आपको पता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और उसकी वजह से आईपी के मान में वृद्धि होती है. लेकिन
हमें ये भी पता है कि भीतर के साथ में ही भीतर के जो थ्री डी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिनिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव के कारण जो जो न्यूक्लियर चार्ज में जो वृद्धि हुई है उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, इसलिए जो है इनके मानों में विशेष अंतर नहीं रहता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। यू नो दैट कि एटॉमिक रेडियाई के डिस्कशन के वक्त भी हमने ये पाया था। तो जो है similarly the values for iron, cobalt, nickel, copper, they are very close to each other. And you should notice that the value for zinc is appreciably higher due to additional stability associated with the completely filled electronic configuration of zinc and zinc 3D level in the zinc. इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 3D10 4s2 होता है. Slight variation that occur in the IP values across the series are mainly due to the slight changes in atomic radii, which are on account of the fact that spinning effect caused by the addition of extra electron to 3D level almost compensate the effect in increase in nuclear charge as we move from left to right in the series. Okay. Now देखिए कि now we come to the second IP values. Second ionization energies for chromium and copper, they are sufficiently higher than those of the neighboring elements on the left as well as on the right. अब आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया फर्स्ट सेकेंड आईपी की जब वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अब बचा क्या कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम प्लस now it is 3d5 half filled orbital configuration है, and that of copper plus is 3d10 which is completely filled. तो जो second ionization of chromium means the removal of one electron from the highly stable half filled subshell. Similarly, the second ionization value of copper involves the removal of electron from the highly stable completely filled 3d subshell. आपको पता है कि half filled और full filled ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को इन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड रिस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर दे आर हायर देन दोज ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट्स. ओके. With this, we complete this lecture, today's lecture. In the next lecture, we will be taking the rest of the properties. Goodbye.